तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैक्चर के बाद हड्डी जुड़ क्यों नहीं पाती है, इसके पीछे क्या कारण है, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं नॉन यूनियन ऑफ बोन, मतलब फ्रैक्चर के बाद हड्डी क्यों नहीं जुड़ पा रही है। तो एफडीए के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो अगर फ्रैक्चर 9 महीने तक जुड़ ना पाए और पिछले 3 महीनों में कोई रेडियोलॉजिकल साइंस ना मिले हीलिंग के, तो फिर इसको हम नॉन यूनियन ऑफ बोन मतलब फ्रैक्चर का न जुड़ना कहते हैं। तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि मिनिमम 9 महीने हम वेट करते हैं नॉन यूनियन की डेफिनेशन के लिए। तो अब हम जानते हैं नॉन यूनियन ऑफ बोन के एटियोलॉजी क्या है और एपिडेमियोलॉजी को समझते हैं। तो सही तरीके से हिस्ट्री, फिजिकल एग्जाम और इवेल्युएशन करना बहुत ज़रूरी है ऐसे केसेस में। नॉन यूनियन ऑफ बोन के ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट ऑप्शंस को अभी हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले ये जानते हैं कि नॉन यूनियन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है जो मल्टीफैक्टोरियल होती है, जिसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो नॉन यूनियन को समझने से पहले हमें फ्रैक्चर की हीलिंग को समझना जरूरी है कि फ्रैक्चर हील कैसे करता है, फ्रैक्चर की हीलिंग का मतलब क्या है, हड्डी जुड़ती कैसे है फ्रैक्चर के बाद। तो एक्सरे या सीटी स्कैन में फ्रैक्चर के दोनों सिरे जुड़ गए हैं, मतलब ब्रिजिंग हो गई है फ्रैक्चर के दोनों सिरों में, ये पहला इंडिकेशन है। दूसरा, क्लिनिकली फ्रैक्चर वाली जगह पर पेन खत्म हो गया हो, फ्रैक्चर साइट पर फ्रैक्चर वाली जगह पर दर्द खत्म हो गया हो, तो ये हीलिंग का साइन है। और तीसरा होता है कि फ्रैक्चर हिल डुल नहीं रहा है, मतलब फ्रैक्चर के दोनों तरफ की मूवमेंट खत्म हो गई हो जो फ्रैक्चर के समय थी। तो ये 3 साइन हमें देखना रहते हैं, इसके बाद ही हम बोलते हैं कि ये फ्रैक्चर की हीलिंग हो गई है, फ्रैक्चर अच्छे से जुड़ गया है। अगर इन तीनों में से किसी एक के साथ मरीज फ्रैक्चर होने के 9 महीने बाद प्रेजेंट करता है तो हम बोलते हैं कि आपकी हड्डी जुड़ी नहीं है और फर्दर वर्कअप कराते हैं। अब हम इसके रिस्क फैक्टर के बारे में बात करते हैं। जैसे डायबिटीज हो मरीज को, मरीज स्मोकिंग करता हो, बिसफॉस्फोनेट टैबलेट खाई हो, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, कोई किडनी की डिसीज हो, ये सब हमें इवेल्युएट करना ज़रूरी है। ये मरीज से पहले पूछ लेना ज़रूरी है। फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट से पहले अगर ये होते हैं तो हड्डी नहीं जुड़ती है ऑपरेशन के बाद। अब हम इसके कारणों को मेनली 5 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला होता है मरीज से संबंधित कारण, मतलब पेशेंट्स रिस्क फैक्टर। तो मरीज में क्या कमी रह गई थी, तो पहली होती है न्यूट्रिशन, मतलब खाना पीना सही से नहीं किया है। दूसरा स्मोकिंग, तीसरा शुगर की बीमारी, चौथा पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज, पांचवा विटामिन डी की डेफिशिएंसी, छठवा रीनल में प्रॉब्लम जिससे विटामिन डी नहीं बन पा रहा है, सातवां स्टीरॉइड्स टैबलेट दर्द की खाता रहता हो या एनसेड्स खाता रहता हो। दूसरे होते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर, तो इसमें क्या होता है कि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और हीलिंग बहुत पुअर होती है। तीसरे होते हैं फ्रैक्चर फैक्टर, मतलब बोन का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया हो, बोन बहुत ज़्यादा चली गई हो, गैप 3 mm से ज़्यादा हो, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर हो, या फिर बटरफ्लाई फ्रेगमेंट बीच में फंसा हुआ हो जिसकी ब्लड सप्लाई नहीं होती। चौथा होता है ऑपरेशन के दौरान होने वाले फैक्टर, जैसे इनएडिक्वेट फिक्सेशन या फिर स्टेबलाइजेशन, सही ढंग से फिक्स नहीं की हो। पांचवी होती है क्लिनिकली, अगर हाई एनर्जी ट्रॉमा हो, अगर सॉफ्ट टिश्यू कंप्रोमाइज हो या फिर ओपन फ्रैक्चर हो, तो फिर फ्रैक्चर नॉन यूनियन में जा सकता है। ऑपरेशन करने से पहले ये सब चीज़ें मरीज को एक एक करके समझा देना चाहिए, जिससे वो अपने ऑपरेशन का निर्णय सोच समझ कर ले सके। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है वो होता है स्मोकिंग और डायबिटीज होना मरीज को। अगर ये दोनों है मरीज के तो फ्रैक्चर जुड़ने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। क्लासिफिकेशन करने से पहले हमें कैलस नाम का शब्द समझना पड़ेगा, क्या भला है ये कैलस। तो जब हड्डी टूटती है तो उसके जोड़ने के लिए अपना शरीर जो है ना वो सीमेंट टाइप की चीज़ बनाता है, जिसको कैलस कहते हैं। लगभग 1-2 सप्ताह तक ये कैलस लचीला होता है, उसके बाद हड्डी जैसा कड़क हो जाता है। मतलब जब आप पुराने फ्रैक्चर को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि हड्डी गलत जुड़ गई है, उसको तोड़ के सीधा करना पड़ेगा, तो इसका मतलब यही होता है कि कैलस हार्ड हो चुका है, उल्टा सीधा जुड़ चुका है। तो इस बैकग्राउंड के साथ चलिए देखते हैं अलग अलग टाइप के नॉन यूनियन ऑफ फ्रैक्चर।
तो पहला होता है हाइपरट्रॉफिक नॉन यूनियन। इसमें एक्सरे में क्या दिखेगा, बहुत सारा कैलस दिखेगा, मतलब कच्ची हड्डी में जो फ्रैक्चर को सीमेंट करती है वो बहुत ही मिलेगी, लेकिन कोई दोनों जो फ्रैक्चर के सिरे हैं उसकी कोई ब्रिजिंग नहीं होगी, दोनों के बीच में कोई हड्डी नहीं होगी, कैलस नहीं होगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे जो ईंट जो टूट जाती है तो उनको आपस में हम चिपकाते हैं, तो हमने चारों तरफ से तो सीमेंट लगा दी, लेकिन जो टूटी हुई है उसके बीच में कोई सीमेंट नहीं आ पाई हो। ऐसे केसेस में बायोलॉजी तो एडिक्वेट होती है, मतलब ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनएस्टेबिलिटी के चक्कर में हड्डी जुड़ नहीं पाती है। इसका मतलब आपने ऑपरेशन करवाया ही नहीं है, केवल फ्रैक्चर को सुतवा के छोड़ दिया है, तो उल्टा सीधा जुड़ तो गया बट उल्टा सीधा। दूसरा होता है एट्रोफिक नॉन यूनियन। तो इसमें क्या है, कैलस एब्सेंट रहेगा, मतलब जो फ्रैक्चर के चारों तरफ कैलस बनता है ना, वो भी नहीं होता है, फ्रैक्चर के बीच में नहीं होता है। तो ये क्यों होता है, पुअर बायोलॉजी के कारण, पुअर ब्लड सप्लाई के कारण फ्रैक्चर की। और ऑपरेशन के दौरान अगर हमने ऑपरेशन किया तो है लेकिन उसको फिक्स अच्छे से नहीं किया है तो एट्रोफिक कैलस वहाँ पे बन जाता है। तीसरे टाइप का होता है ओलिगोट्रोफिक नॉन यूनियन। इसमें कैलस बनता है लेकिन आधा अधूरा बनता है। ये क्यों होता है, जब हम ऑपरेशन करते हैं तो हमने हड्डी को सही ढंग से बिठाया ही नहीं है या फिर आपने ऑपरेशन करवाया ही नहीं है। चौथा होता है सेप्टिक नॉन यूनियन। इन्फेक्शन होगा, न्यूट्रिशन कंजम्पशन होगा बैक्टीरिया के द्वारा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, बोन हीलिंग में प्रॉब्लम आएगी। मैंने पहले ही बताया था कि बायोलॉजी बहुत अच्छी होना चाहिए, ब्लड सप्लाई बहुत अच्छे से होना चाहिए, तभी फ्रैक्चर में कैलस बनेगा, हड्डी जुड़ेगी। तो एपिडेमियोलॉजी देखते हैं, ओवरऑल इंसिडेंस 2% से 10% होती हैं। जब अपनी फीमर की हड्डी टूटती है तो उसमें IM नील करते हैं तो उसके बाद भी 8% चांस होते हैं। टिबिया में लगभग 4% चांस होते हैं कि वह जुड़े ही नहीं। और अगर ओपन फ्रैक्चर है तो उसमें 16% चांस होते हैं। ओपन मतलब वहाँ से अगर ब्लड बहा हो बहुत ज़्यादा। जेंडर डिफरेंस देखते हैं तो कुछ स्टडी मेल और फीमेल को बराबर बताती है, लेकिन चूंकि मेल में स्मोकिंग हिस्ट्री ज़्यादा होती है तो मेल में नॉन यूनियन ज़्यादा दिखाई देता है। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे, मतलब कि बोन हीलिंग फेल होने के कारण क्या क्या है। तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो जो हमारी ऑस्टियोजेनिक सेल्स होती हैं हड्डी के अंदर, उनको ब्लड चाहिए होता है, उनको कैल्शियम चाहिए होता है हड्डी के बनाने के लिए, वो कैल्शियम कम पहुँच पाता है तो नहीं बनती है। दूसरा स्कैफोल्डिंग, मतलब जो ढांचा होता है फ्रैक्चर के चारों तरफ जिसमें हड्डी जुड़ती है, वो अगर डिस्टर्ब हो जाए, बटरफ्लाई फ्रेगमेंट हो तो भी हड्डी नहीं जुड़ेगी। तीसरे होते हैं बायोलॉजिकल इश्यू, मतलब डायबिटीज हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, ग्रोथ फैक्टर कम रह जाते हैं, हड्डी नहीं जुड़ पाती है। चौथी होती है मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी, इसमें हीलिंग या तो स्लो होती है, एब्सेंट होती है, मतलब आपने ऑपरेशन करवाया है, ऑपरेशन अच्छा होना चाहिए, कैलस बनेगा, आपकी हड्डी जुड़ जाएगी। अब आते हैं हम हिस्ट्री पर और फिजिकल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हिस्ट्री लेना है कि चोट कैसे लगी थी और वह चोट ओपन थी या क्लोज थी, मतलब वहाँ पे घाव बना था या नहीं बना था, ब्लीडिंग हुई थी या नहीं हुई थी। पहले वाले सर्जरी वो ओपन हुई थी, ओपन रिडक्शन हुआ था या क्लोज रिडक्शन हुआ था, प्लेट डाली थी या फिर नेल डाली थी। मरीज से हमें रिस्क फैक्टर के बारे में पूछना रहता है कि स्मोकिंग तो नहीं करता है, उसको शुगर तो नहीं बढ़ी हुई है, उसको कोई ब्लड वेसल्स की बीमारी तो नहीं है, उसकी किडनी खराब तो नहीं है, विटामिन डी उसमें मरीज में कैसा है, कम है, ज़्यादा है, कैसा है, वो स्टीरॉयड्स तो नहीं लेता है किसी और बीमारी की वजह से, या फिर किसी और दर्द के लिए स्टीरॉयड तो नहीं लेता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे तो फ्रैक्चर साइट पर वजन रखते ही दर्द होने लगेगा। और दूसरा हमें साइन ऑफ इन्फेक्शन के साइन देखना है, साइनस ट्रैक्ट देखना है, पस देखना है, मोबिलिटी देखना है फ्रैक्चर साइट पर। ये मेजर क्राइटेरिया होता है नॉन यूनियन बोलने के लिए। न्यूरोवास्कुलर ब्लड वेसल्स वगैरह देखना है, सॉफ्ट टिश्यू का स्टेटस देखना है कैसा है, तभी हम फ्रैक्चर को आगे कमेंट कर सकते हैं। अब इसके जांचों में सबसे पहले रेडियो एक्सरे कराते हैं, जिसमें दिख जाता है, गैप दिख जाता है, एक रस्ट स्कोर होता है जिसके बारे में मैं डिटेल में कभी बाद में बताऊंगा। ये फ्रैक्चर की स्कोरिंग के लिए स्कोर किया जाता है। CT स्कैन करवाना चाहिए, अगर आप डाउटफुल कंडीशन में हो, आपको एक्सरे में समझ में नहीं आ रहा है तो आप CT स्कैन करवा सकते हैं।
खून की जांचों में CRP, ESR, WBC कराते हैं, जिससे इन्फेक्शन रूल आउट हो जाए, हमें समझ में आ जाए इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन में बहुत बड़ा हुआ मिलता है। अब इसके मेन हम ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट पे आते हैं। तो पहला होता है नॉन ऑपरेटिव, मतलब बिना ऑपरेशन किए हम कैसे सही कर सकते हैं फ्रैक्चर करना, जुड़ना। तो लंबे समय के लिए ब्रेस या फिर कास्ट सपोर्ट दे सकते हैं, जैसे PTV कास्ट होता है। बोन स्टिमुलेशन अल्ट्रासाउंड के द्वारा, जो पल्स्ड अल्ट्रासाउंड होती है उसके द्वारा बोन को स्टिमुलेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोन स्टिमुलेशन कर सकती हैं। बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। ऑपरेटिव इंडिकेशंस में अगर हाइपरट्रॉफिक नॉन यूनियन हुआ हो तो इसमें कैलस तो बहुत होता है, बस मोबिलिटी हमें इम्प्रूव करना रहती है। तो इसके लिए हम कंप्रेसिव मोड में प्लेटिंग लगाते हैं, एक्सचेंज नीलिंग करते हैं, ऑगमेंटेड प्लेटिंग करते हैं और नेल का डायनेमाइजेशन करते हैं। ये पैरों में डायनेमाइजेशन सक्सेस रहता है क्योंकि वेट बियरिंग में काम करता है, लेकिन ह्यूमरस में डायनेमाइजेशन नहीं करते हैं। कोई मतलब नहीं है डायनेमाइजेशन करने का, क्योंकि ह्यूमरस वेट बियरिंग बोन नहीं है। एट्रोपिक नॉन यूनियन में हमारा जो गोल रहता है वो बायोलॉजी को फिक्स करना और मैकेनिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है। तो हमें इंटरनल फिक्सेशन के साथ साथ कुछ बायोलॉजिकल स्टिमुलेशन भी चाहिए रहता है, जैसे कि बोन ग्राफ्ट, जैसे कि बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन्स, जो हमारी BMP7 है, जो FDA ने अप्रूव कर दी है टिबिया के नॉन यूनियन के लिए। बोन ग्राफ्ट कहाँ से ले सकते हैं? तो हम इलियक क्रेस्ट से बोन ग्राफ्ट ले सकते हैं। इंट्रामेड्यूलरी रीमिंग कर सकते हैं, रीमिंग, इरिगेशन एंड डेब्रिज एस्पिरेशन, जिसको RIA टेक्निक बोलते हैं, वो भी कर सकते हैं। डीमिनरलाइज बोन मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं बोन सब्स्टिट्यूट की जगह। सिस्टमेटिक पैराथायरॉयड हार्मोन्स दे सकते हैं, जिसको टेरिपेराटाइड बोलते हैं। ये भी एक थेरेपी है जो आपकी बोन बनाने में काम में आती है। जो ओलिगोट्रॉफिक नॉन यूनियन होता है ना, उसमें दोनों की दोनों मेथड का यूज किया जाता है। इंटरनल फिक्सेशन भी किया जाता है, बायोलॉजिकल स्टिमुलेशन भी दिया जाता है। डिपेंड रहता है कि कैलस कितना बना है, कितना नहीं बना है। अब बात करते हैं हम इन्फेक्टेड नॉन यूनियन के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले WBC, ESR एंड CRP एंड न्यूक्लियर बोन स्कैन करा लेना चाहिए, जिससे हमें इन्फेक्शन का पता चल जाए। ऑपरेशन के दौरान जो हमें पस मिलता है उसका कल्चर, या फिर जो प्लेट में या नेल में ऑपरेशन के सामान में जो पस रहता है उसका कल्चर कराना, ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। अब इसके इलाज के लिए हमें 2 स्टेज सर्जिकल अप्रोच अपनाना पड़ती है। जी बिल्कुल, मरीज से बोलना पड़ता है कि आपकी 2 स्टेज में ही ऑपरेशन हो सकता है। पहली स्टेज में क्या करते हैं हम, जो इन्फेक्टेड हार्डवेयर होता है, जो इन्फेक्टेड प्लेट या नेल होती है, उसको निकालते हैं, डिब्राइडमेंट करते हैं, जगह को साफ करते हैं और टेम्परेरी फिक्सेशन कर देते हैं एक्सटर्नल फिक्सेटर के साथ। अब हमें जो कल्चर, वो जो मटेरियल मिला है उसका हमें कल्चर करना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें एंटीबायोटिक मरीज को चलाना पड़ती है। ठीक है। अब फिक्सेशन के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं अगर इन्फेक्शन हो? तो एक मैंने बताया था, एक्सटर्नल फिक्सेटर यूज कर सकते हैं बाहर के लिए। अंदर हमें एंटीबायोटिक कोटेड वीट डालना पड़ती है, एंटीबायोटिक कोटेड नेल डाल सकते हैं, एंटीबायोटिक सीमेंटर स्पेसर डाल सकते हैं। एंड मस्कुलेट टेक्निक, एक टेक्निक होती है जो बड़े से बड़े बोन गैप को भरने के काम में आती है। मस्कुलेट टेक्निक के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा देते हैं और ऊपर से पट्टी करते रहते हैं। अगर चाहो तो सेम सिटिंग में ग्राफ्टिंग कर सकते हो, इन्फेक्शन कम हो। स्टेज दूसरी में जब इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है उसके बाद डेफिनेशन फिक्सेशन, मतलब प्लेट या नेल लगाते हैं और बोन ग्राफ्ट करते हैं। पहली स्टेज में प्लेट या नेल नहीं लगाएंगे, पहली स्टेज में हमें सीमेंट डालना रहती है, दूसरी स्टेज में हम प्लेट या नेल लगा के बोन ग्राफ्ट डाल सकते हैं। अब आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपके दिमाग में क्या क्या आएगी? तो डिलेड यूनियन आ सकता है और इन्फेक्शन आ सकता है, जो कि और दूसरी वजह से हो रहा हो, लेकिन हमें लग रहा है कि ये इन्फेक्टेड नॉन यूनियन है, बट निकले और कुछ। इसकी प्रोग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। तो नॉन ऑपरेटिव में 70% चांस है कि यह सही हो जाए, जैसे अल्ट्रासाउंड से, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। सर्जिकल में अगर आपने नेल का डायनेमाइजेशन किया है तो लगभग 85% चांस है कि हीलिंग हो जाए, और अगर आप एक्सचेंज नेलिंग करते हैं तो 95% तक हीलिंग होने के चांस हैं। अगर आपका इन्फेक्टेड नॉन यूनियन है तो बहुत पुअर प्रोग्नोसिस होने वाली है, उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है।
कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं। मरीज को इसके बारे में हमें पहले से ही बता देना चाहिए। जैसे अगर हम ह्यूमरस नॉन यूनियन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो नर्व इंजरी की संभावना है, रेडियल नर्व इंजरी की संभावना है। हो सकता है नॉन यूनियन बना रहे लगातार, ऑपरेशन के बाद भी सही ना हो, और रेयर केसेस में एम्पुटेशन तक की नौबत आ सकती है। तो मरीज को आप पहले से ये सब एक्सप्लेन करके रखना चाहिए कि आपको ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, हो सकता है कि हमने ऑपरेशन किया और नया इन्फेक्शन बन जाए, ये भी हो सकता है। तो किसी भी ऑपरेशन के कोई भी आउटकम आ सकते हैं। यह आउटकम हमें मरीजों को पहले से ही समझा देना चाहिए कि आपके साथ साथ ये हो सकता है, जिससे मरीज मेंटली प्रिपेयर रहता है और वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट अपनी दे सके, वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन अपना दे सके। पेशेंट को एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को बताना है कि जब तक हड्डी जुड़ ना जाए तब तक स्मोकिंग नहीं करना है, कोई स्टेरॉइड नहीं लेना है, विटामिन डी का लगातार उपयोग करते रहना है, और ऑपरेशन के जो भी मैंने ऊपर बताए थे कॉम्प्लिकेशन, वो सब समझा देना है। ये तक बता देना है कि इवन एम्पुटेशन मतलब हाथ या पैर कट सकता है। हाई रिस्क बोन कौन कौन सी होती है? स्केफॉइड, टेलस एंड फीमोरल नेक। मैं पहले की ही अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि जो फीमोरल नेक का फ्रैक्चर है वो एक इमरजेंसी होता है, क्योंकि इसमें एवीएन हो सकता है और ये कभी नहीं जुड़ सकती है, बाद में रिप्लेसमेंट सर्जरी करना पड़ सकती है। तो जो नॉन यूनियन का ट्रीटमेंट होता है वो सब बहुत सारे प्रोफेशनल लोग मिलकर करते हैं। टीम वर्क है, जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन रहता है, फिजियोथेरेपिस्ट रहता है, इन्फेक्शियस डिसीज स्पेशलिस्ट होता है, वास्कुलर एंड प्लास्टिक सर्जन हो सकता है फ्लैट कवरेज के लिए, और नर्सिंग और वुंड केयर की पूरी टीम होती है। इतने सारे लोग लगते हैं तब आपका नॉन यूनियन सही होता है, स्पेशली अगर वो इन्फेक्टेड हो तो ये सब नॉन यूनियन के बारे में आपको मैंने संक्षेप में बता दिया। वैसे किताबों में बहुत सारा लिखा हुआ है, लगभग 5-6 घंटे की वीडियो बन जाएगी, तो उससे कोई वो उसका कोई पर्पज भी नहीं है। आपको छोटी मोटी भाषा में मैंने ये सब समझा दिया है, संक्षेप में सब बता दिया है। आपके या आपके किसी आस पड़ोस वाले की अगर हड्डी जुड़ नहीं रही हो, या फिर नॉन यूनियन वाले का कोई भी आपके दिमाग में डाउट हो, तो आप बेझिझक पूछिए। अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ तो फिर मैं हेल्प करूँगा, भले ही मैं कितनी भी दूर हूँ, हेल्प मैं कर सकता हूँ। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। आपको भी अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो कोई बनवाना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, बहुत बहुत ज़्यादा शौक है, और मेरी टीचिंग से मुझे लगता है कि सब लोगों का फ़ायदा भी होता है और मरीजों को बताने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास 5 या 6 मिनट होते हैं मरीज से बात करने के लिए, और गवर्नमेंट सेटअप में तो और भी कम टाइम होता है, तो इतना ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं मरीजों को। तो फिर ये वीडियो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप ये वीडियो देख लीजिए और उसी के हिसाब से आप हमें बताइए कि हमें अब करना क्या है। तो जब मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।